कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग विंसर ईयर बुक का जो नया एडिशन है, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन जिससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, उसको एंड कर लेते हैं। यानी अब यहाँ से बचते हैं आपके पास 5 दिन, ठीक है। यानी फ्राइडे से तो लोग निकलने लग जाएंगे जहां उनका सेंटर होगा। कई लोग फ्राइडे को निकल जाएंगे क्योंकि दूर दराज के हैं, सभी लोग मान के चलो फ्राइडे को निकल ही जाएंगे जो जिसका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो 3 दिन बचे हैं, 3 या 4 दिन। अब मेरी सलाह ध्यान से सुनना, एक तो लिखने का काम बंद कर देना, कुछ भी नहीं लिखना है, चाहे मैं ही क्यों ना लिखाऊं। मैं जो बताऊंगा मैं भी आपको लिखा के नहीं बताने वाला हूं। जो क्वेश्चन नहीं आता है रफली वहीं पे कहीं पे नोट कर लेना साइड में, बट ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रैक्टिस सेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 5 दिन बचे हैं। रियल वाला प्रैक्टिस आप सेट करने से पहले अपने माइंड को रिलैक्स दो, ठीक है। ये मेरी सलाह है, आपको व्यक्तिगत सलाह है कि प्रैक्टिस सेट करना बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 दिन बचे हैं। 5वें दिन आप सेंटर को निकल जाएंगे फ्राइडे वगैरह को, सैटरडे रिलैक्स करके संडे को पेपर देना है। एग्जैक्टली जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो उसी दिन आपको देखने को मिलेगा, वही आप मान के चलो कि रियल प्रैक्टिस सेट है। तो मैं आपसे ये आग्रह भी करूंगा, एक मतलब आपको डायरेक्शन दूंगा, या आप ये मान के चलिए कि आपको समझा रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। 1 हफ्ते के लिए 3-4 दिन के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट नहीं करना है। दूसरी चीज, जो रिवीजन वाला है, मेरी ये भी सलाह आप लोगों को है, 1 हफ्ते कंप्लीटली या 4 या 5 दिन लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगाओ। अगर आपके पास किताब है तो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगाओ, मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। परीक्षा वाणी की ऑब्जेक्टिव लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे पीछे, या इसके अलावा हिंदी के ऑब्जेक्टिव लगाओ। जितने हैं ऑब्जेक्टिव, पढ़ना बंद करके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करो। इससे क्या होगा, एक तो आप विचलित नहीं होंगे। विचलित का मतलब होता है कि सर 1 हफ्ता है, डर लग रही है, ये है वो है। कोई तूफान आज ही नहीं आने वाली बच्चों, पेपर है, पेपर देते आए हो, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे एक दिन पेपर भी होगा आपका। क्या इससे क्या इतना टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरी सलाह ये है, जितना है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव, हिंदी व्याकरण की ऑब्जेक्टिव, जो भी लूसेंट में ऑब्जेक्टिव है, या अपने आप पे परीक्षा वाणी की ऑब्जेक्टिव, या जो भी आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं वो चीज आप लोग कीजिए। और करंट अफेयर को आप लोग हो सकता है तो रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक। रीजनिंग अगर आपके पास 4 दिन है, अगर आपको लगता है कि यार नहीं कुछ ना कुछ तो करो, तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए, ताकि माइंड आपका क्या रहेगा, अपडेटेड रहेगा, सक्रिय रहेगा, थोड़ा सा वो क्या करेगा, मतलब एक्टिव रहेंगे। जो सेल्स होती है ना, वो थोड़ा सा ब्रेन हमारा जो होता है, उसकी तंत्रिकाएं जो होती हैं, उसका जो तंत्र है वो अपने आप में क्या रहेगा, जागरूक रहेगा, उसके अंदर तार्किक शक्ति रहेगी, वो कार्य अपने स्तर से करता रहेगा। तो मेरी सलाह यही है, ठीक है। देखिए, ये विंसर ईयर बुक का आज हम एंड करते हैं बच्चों। 3-4 दिन में से 2 दिन तो मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि पुलिस का पेपर था, वहां भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं, क्योंकि इस समय पे आके पढ़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता अंतिम समय में। क्यों? कई लोग कहते हैं ना लास्ट कॉल पेपर आज ही पढ़ो। अब परीक्षा सेंटर में भी दिखेंगे आपको पढ़ने वाले, देखना पढ़ने वाले तब भी पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, वो एक्स्ट्रा प्रेशर लेके जाते हैं। और एक्स्ट्रा प्रेशर अगर आप लोगे तो वो आपके लिए ही नुकसान देगा। उससे क्या होगा, आने वाला क्वेश्चन भी गलत आप कर जाओगे। तो मैंने जो सलाह देनी थी मैंने आपको दे दी, बाकी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। देखिए, इसमें एक टॉपिक दिया है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 2020 से 22 तक, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, यानी उत्तराखंड की जो जीडीपी है, सकल मतलब आप राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें सर्वाधिक योगदान कौन सी क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का। वो यहीं से क्वेश्चन आया था, वो मैंने आपको पहले भी कराया है, वो आ चुका है, ठीक है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सर्वाधिक किस क्षेत्र का योगदान अगर पूछता है तो द्वितीय क्षेत्र का है। और इसके अलावा आपका मतलब जो जीडीपी है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र सर्वाधिक यहाँ पे है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी द्वितीय क्षेत्र आपका पेपर में आ चुका है। प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी 1,96,282 रुपए क्या किया गया है, अनुमानित किया गया है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, 1,96,000। अब देखो, जब पीसीएस का पेपर हुआ था, इसने बैंकिंग से क्वेश्चन उठाए थे, किसने, यूकेपीएससी ने। और मैंने आपसे कहा है कि विंसर ईयर बुक अगर आपने एक बार पढ़ी है ना, मतलब जो लेटेस्ट आते रहती है, उससे फायदा होता ही होता है। इसमें देखिए क्या किया है, ये कह रहा है कि सर्वाधिक बैंक शाखाएं किस जिले में है, देहरादून में है, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जो बैंकों की शाखाएं हैं वो देहरादून में है, और सबसे कम बैंक की शाखाएं बागेश्वर में। ये पॉइंट दोनों याद रखना है, ठीक है। अब मैं लिखा हूं, खुद ही लिख लो ना, सर्वाधिक बैंक शाखाएं देहरादून, सबसे कम बैंक शाखाएं बागेश्वर, रफली लिखना है आपको, ठीक। इसके आधार पर जनगणना जब 2011 हुई थी बच्चों, उसके अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,217 है। क्या पता पूछ दे, क्या पता क्या जा रहा है उसका पूछने में, ऐसे ही पूछ देगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में प्रति बैंक शाखा में कितनी जनसंख्या है अनुमानित, लगभग 4200 4600। कोई क्वेश्चन होते नहीं टिपिकल टाइप के आ जाते हैं, हो सकता है यही आ जाए। तो ये याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर औसत प्रति शाखा जो जनसंख्या है 4,217 है।
4217, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन लिखो, प्रति शाखा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति बैंक शाखा जनसंख्या 4217, ठीक है। 4217 इसको आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। इसके अलावा देखना सबसे ज्यादा एसबीआई की यहां पर शाखा है 441, 441। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, यानी उत्तराखंड रूरल जो बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, उसकी 286 शाखाएं नेटवर्क काम कर रही है। 31 मार्च 2022 का आंकड़ा है, ठीक है। यानी जो ग्रामीण बैंक है, इसको ध्यान रखना, ये ग्रामीण बैंक कुछ देखो, ग्रामीण बैंक, ठीक है, ग्रामीण बैंक, इसकी जो है बच्चों 286 शाखाएं काम कर रही है, 286 शाखाएं काम कर रही है यहाँ पर, कहाँ पर, उत्तराखंड में। इसके अलावा जो ये देता है बच्चों टोटल मिला के सहकारी बैंक की 302 शाखा, सहकारी बैंक कोऑपरेटिव की 317 शाखाएं हैं। यही क्वेश्चन आया था पीसीएस में, ठीक है। सहकारी बैंक ये बच्चों 317 शाखाएं यहाँ पर वर्किंग है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। एक पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये याद रखना कि जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत को छोड़कर शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है। यानी 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं आपके राज्य के जहां पर जनपद स्तरीय सहकारी बैंक का मुख्यालय नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे लिखो, जनपद स्तरीय सहकारी बैंक का मुख्यालय नहीं है, जनपद स्तरीय सहकारी बैंक का मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय नहीं। यानी 3 जिलों में ऐसा है जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी शाखाएं वर्किंग नहीं है। और वो जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी, इसको ध्यान रखिएगा। ये है बच्चों, एक तो अपने आप में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एंड चंपावत, यानी जो 3 छोटे जिले हैं वहां पर इनकी मुख्यालय नहीं है, सिर्फ ब्रांच है, ठीक है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, बागेश्वर और चंपावत, इन 3 जिलों में नहीं है। इसके अलावा बाकी के जो जिले हैं वहां पर ये अपने आप में जनपद स्तरीय सहकारी बैंक क्या है, वर्किंग है। इसी के साथ साथ एक और चीज आप लोग याद रखना, राज्य स्तरीय बैंक जो है यहाँ पर पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग को छोड़कर 9 जिलों में, ठीक है। यानी राज्य स्तरीय बैंक कहां पर नहीं है, देखो, राज्य स्तरीय बैंक, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये लिख रहा है बच्चों यहाँ पर सीधे तथा राज्य स्तरीय बैंक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग को छोड़कर शेष 9 जनपदों में कार्यरत है। राज्य स्तरीय बैंक नहीं है, लिखो कौन से सहकारी, ठीक है, नहीं है। कहां कहां पर है, एक इसमें पिथौरागढ़ ऐड कर दो, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। पिथौरागढ़ बाकी सेम है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये राज्य स्तरीय सहकारी बैंक कहां पर वर्किंग नहीं है, इसको चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक। इसके बाद बच्चों वित्तीय समावेशन के लिए जो 3-4 ये जनरल स्टडी का क्वेश्चन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी स्कीम की डेट याद रखे जाना, लॉन्च कब हुई थी ये पक्का याद रखना, ठीक है। एक तो आपको प्रधानमंत्री जो अपने आप में जो क्वेश्चन है जनधन योजना, ये तो पता है 28 अगस्त 2014 से इसको शुरू हुई थी। एक तो कौन कौन सी स्कीम के बारे में आपको नोट करके जाना है डेट, देखो, एक तो पीएम जन धन योजना, ये मत समझना कि पुरानी होगी, अब नहीं पढ़े। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक इस योजना को, एक दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये कब से शुरू हुई थी और क्या स्कीम है, थोड़ा सा इसके बारे में, मतलब कौन सी एज वर्ग के एज वाले आते हैं और इसका प्रीमियम कितना है, इसको भी ध्यान रखना, कितना रुपया इसमें देना होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, बीमा योजना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों आपसे, आज का दिन आप इसी में लगा देना, 3-4 क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौन सी, पीएम मुद्रा, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये सब मिल जाता है नेट पे, कब से शुरू हुई थी और क्या है, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि खाली ईयर ही हम लिख देंगे कब से शुरू हुई थी, थोड़ा सा कितना प्रीमियम उसमें दिया जाता है, यानी कितनी धनराशि आपको जमा करनी होती है ताकि आप पात्र हो जाएं, ये सब चीज आपको देख के जाना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक स्टैंड अप इंडिया योजना, कौन सी, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, ये भी आप लोग क्या करके जाना, देख के जाना कि ये स्टैंड अप इंडिया जिसमें SC ST और महिलाओं को ऋण दिया जाता है, ये भी, ठीक। इसके अलावा लिखो प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, एक अटल पेंशन योजना कब से शुरू हुई थी, क्या है, ठीक है, अटल पेंशन योजना। एक उज्ज्वला योजना कब से शुरू हुई थी, बहुत इंपोर्टेंट है,
उज्ज्वला योजना, जो फ्री एलपीजी कनेक्शन जो दिया जाता है ना, ये भी याद रखना कि उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना कब से शुरू थी, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये स्कीम आपको पक्का किसी न किसी स्तर से आपको देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखना बच्चों, एक क्वेश्चन यहां पर है, भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था, नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि का डेवलपमेंट किया था, जो कि ऋण देता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या करता है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके डेवलपमेंट के लिए एक फंड बनाया गया था, उसको बोलते हैं RIDF, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि नाबार्ड के तहत कार्य करता है। ये 1995-96 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो लिखो, नाबार्ड के अंतर्गत, नाबार्ड की स्थापना तो पता होगा ना, नाबार्ड के अंतर्गत RIDF कब से शुरू हुआ था, अभी बताता हूं क्या है, 1995-96 से ये शुरू हुआ था, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष या विकास निधि जो भी कहते हो, ठीक है। यानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना या आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक फंड होता है, यानी ग्रामीण, क्या लिखोगे आप, रूरल ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड जो भी लिखते हैं निधि, 1995-96 से इसको शुरू किया गया था, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इससे पैसा आते रहता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि राज्य कर विभाग किसके अंतर्गत काम करता है, वित्त विभाग के अंदर, ठीक है। कोई कहता है वाणिज्य, ये वो राज्य कर विभाग यानी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत काम करता है, लिखो राज्य कर विभाग, राज्य कर विभाग, ये फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है, विभाग, वित्त विभाग के अंतर्गत काम करता है, वित्त विभाग के अंतर्गत ये काम करता है, इसको ध्यान में रखना। और इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य की सकल प्राप्ति में व्यापार कर और मूल्य वर्धित कर वैट का योगदान लगभग 66% होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, ठीक है। तो लिखो, राज्य की सकल प्राप्ति में व्यापार कर या मूल्य वर्धित कर का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, राज्य की सकल यानी जो ग्रॉस होता है आपका, सकल प्राप्तियों में, ग्रॉस जो इनकम होती है उसमें जो प्राप्तियां होती है या व्यापार होता है उसमें वैट का योगदान अच्छा है, मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। जीएसटी के जो पहले जीएसटी, जो अभी अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है ना, ऐसी एक वैट भी हुआ करता है, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैल्यू एडेड पे वो मिलता है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप नोट करके लिख लो, अगर पूछता है कभी तो राज्य की सकल आय, ऐसे लिखो, राज्य की सकल आय, सकल प्राप्तियों में व्यापार कर ऑब्लिक मूल्य वर्धित कर का योगदान लगभग 66%, ठीक है। क्या लिखोगे, राज्य की सकल प्राप्तियों यानी ग्रॉस जो इनकम होती है में व्यापार कर ऑब्लिक मूल्य वर्धित कर यानी वैट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका योगदान कितना है, लगभग 66% है, ठीक है। ये ध्यान रखना एक बार। दूसरा, जीएसटी जो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, यानी जीएसटी में आपको पहले से बताया हूं, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से ही क्या हुआ बच्चों, लागू हुआ, इसको ध्यान रखना। जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से यहाँ पे लागू हुआ था। और ये जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन था बच्चों, 101वां संविधान संशोधन किया गया, और ये इसके माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर को क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। तो वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू हुआ पूछता है यहाँ पर, तो ये 1 जुलाई 2017 से यहाँ लागू हुआ, ठीक है। कहाँ उत्तराखंड में 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया जीएसटी को। और इसको ये लिख देना आप लोग कि इसके ब्रैकेट में 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको क्या किया गया था बच्चों, लागू किया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा बच्चों एक सिटकुल नाम सुना होगा आपने, सिटकुल सुना होगा ना। सिटकुल का मतलब होता है जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, यानी स्टेट के अंदर जो इंडस्ट्रियल इलाके होंगे, जहां औद्योगिक क्षेत्र हैं, बेसिकली उनको जमीन उपलब्ध कराना, बेसिकली उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, इसके क्षेत्र में सिटकुल काम करता है, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है। तो सिटकुल आप याद रखना, ये सिटकुल जो बना था राज्य सरकार द्वारा 2002 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। तो सिटकुल लिखो आप लोग, सिटकुल, ठीक है। सिटकुल क्या लिखोगे, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है, सिटकुल, ठीक है, CUL, ये होता है सिटकुल, यानी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी राज्य औद्योगिक से संबंधित है, ठीक है। इसकी स्थापना लिखो सिटकुल की वर्ष 2002 में,
वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। अब इसके तहत सिडकुल के तहत ये याद रखना, जो एकीकृत औद्योगिक आस्थान है, यानी जो एकीकृत यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हैं वो 7 हैं, यानी सिडकुल द्वारा 7 एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए। ठीक है, लिखो सिडकुल द्वारा 7 एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए गए हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, इसको ध्यान रखना सिडकुल के द्वारा। तो ये कहां कहां पे विकसित किए गए हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला लिखो सितारगंज, पहला क्या लिखोगे सितारगंज लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे काशीपुर लिखोगे, तीसरा लिखो सेलाकुई देहरादून, चौथा लिखो देहरादून आईटी पार्क में, चौथा लिखो पंतनगर 5, छठा लिखो कोटद्वार 6, सातवां लिखो हरिद्वार 7। यानी इसके द्वारा 7 एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए। एक कहां किए गए सितारगंज में, काशीपुर में, ठीक है, पंतनगर में, कोटद्वार में, सेलाकुई में, देहरादून। ठीक है, अगला देहरादून में कहां पर किया गया देहरादून में, एक किया गया हरिद्वार में। 1 2 3 4 5 6 7 इन जगहों पे इसने क्या किए ये चीजों को डेवलप किया, इसको ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, एक यहीं पे आप क्वेश्चन लिख लो, उत्तराखंड का जो निर्यात की दृष्टि से वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, 18वां स्थान मिला। यानी निर्यात की दृष्टि से उत्तराखंड का 2020-21 में स्थान लिखो, 18वां स्थान मिला, इसको ये याद रखना। और इसका जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें मैं आपको बता चुका हूं, हिमालयी राज्यों में प्रथम श्रेणी में रहा और इसके बाद जो है अपने आप में 17वां स्थान प्राप्त हुआ, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ऐसे लिखो वर्ष 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड का निर्यात की दृष्टि से स्थान 2020-21 में, ठीक है, 2020-21 में निर्यात में उत्तराखंड का स्थान, निर्यात में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा, 18वां रहा। ठीक है, ये तो मैं आपको एक नया है। इसके अलावा आपको पता होगा वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के कुल निर्यात छोड़ दो, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2022 को जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, मैं आपको करा चुका हूं। वहीं समग्र रैंकिंग में उत्तराखंड को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये नीति आयोग, ये तो नॉर्मल है 20-21 का, हाल ही में नीति आयोग द्वारा भी जारी किया गया है, नीति आयोग द्वारा, ठीक है, जारी रैंक में, जारी रैंक कौन सी रैंक है नीति आयोग की, जो निर्यात से संबंधित है, इसमें साफ साफ लिखा है समग्र रैंकिंग में उत्तराखंड को 17वां स्थान पर, निर्यात की समग्र रैंकिंग में लिखो, निर्यात की समग्र रैंकिंग इंक्लूसिव, ठीक है, समग्र रैंकिंग ये मिला बच्चों 17वां स्थान मिला है उत्तराखंड को। और जो प्रिपेयर्डनेस में हिमालयी राज्य में मैंने आपको बताया तो ये पहला मिला था। ठीक, इसके बाद आपको कुछ इंपोर्टेंट मैं आपको बच्चों क्वेश्चन कराता हूं जो कि इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, उत्तराखंड में बच्चों नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना अल्मोड़ा के मटेना गांव में की गई है। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड में नंदा देवी हथकरघा, नंदा देवी हथकरघा, नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना की गई बच्चों अल्मोड़ा में। ये इंपोर्टेंट कर देना, अल्मोड़ा में मटेना गांव है। ठीक है, कौन सा गांव है, अल्मोड़ा के मटेना गांव में, मटेना, अल्मोड़ा के मटेना गांव में उत्तराखंड नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई थी 5 मार्च 2019 से। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं देश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत लिखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, ये श्रमिकों के लिए है। ठीक है, ये हुई थी 5 मार्च सन 2019 से, इसको भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया बच्चों 18 से 40 वर्ष तक के असंगठित क्षेत्रों के लिए। तो लिख लो इसमें 3,000 रुपए की मासिक पेंशन, मासिक पेंशन किसके लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए होगा। और इसमें जो एलिजिबल होंगे 18 से
40 वर्ष तक कुछ प्रीमियम देना होगा, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे 60 प्लस हो जाएंगे 3000 रुपया मासिक पेंशन की दर से इनको दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। इसके अलावा जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों, सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नीति आयोग ने कुछ सूचकांक निकाले। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2020 में उत्तराखंड 72 के स्कोर के साथ समग्र रैंकिंग पर चौथे स्थान पर रहा। इस सूचकांक में उत्तराखंड ने, ठीक है, देख ऐसे क्वेश्चन लिखो, नीति आयोग द्वारा जारी पूरा लिखना है। ठीक है, वर्ष 2020-21 के क्या लिखोगे, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के सतत विकास लक्ष्य के समग्र रैंकिंग में उत्तराखंड, क्या लिखोगे, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, कि समग्र विकास में उत्तराखंड। ठीक है, ये जो समग्र विकास में उत्तराखंड रहा बच्चों, वो कौन से पोजीशन पे रहा, चौथे स्थान पर फ्रंट रनर श्रेणी में। ठीक है, फोर्थ रहा है, ब्रैकेट में लिखो फ्रंट रनर। अब ये कहोगे अभी सर क्या है, मैं बताता हूं आपको क्या है। 2015 में जब एक सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट बनाया गया था, कुछ मेन लक्ष्य रखे गए थे। उसके तहत ये कहा गया था पूरे विश्व को 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, जिसका नंबर है 17। मैंने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन दिया था। सतत विकास लक्ष्य जो कि 2015 में अस्तित्व में आए, उनकी टोटल संख्या कितनी, 17 है, 17। ठीक है, अलग अलग फील्ड में, स्वच्छता, पेयजल, प्रदूषण, ये कितने मानक है उसमें, बहुत ज्यादा, कृषि के डेवलपमेंट के लिए। तो उसको 2030 तक लक्ष्य जारी करने का है। तो हर देश में उस भारत ने भी अपने स्तर पे क्या किया, सतत विकास लक्ष्य राज्यों के लिए भी टारगेट रखा, तो उसकी ही रैंकिंग है। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना। एक क्वेश्चन ये लिख लो, 2021-22 के आधार पर सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में जनपदवार जो श्रेणी जारी हुई है, उसमें पहले के टॉप लिख लेना। कैसे क्वेश्चन लिखना है, लिखो, वर्ष 2021-22 जनपदवार सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, ये 2021-22 के लिए, ठीक, लक्ष्य में रैंकिंग। पहला रहा बच्चों नैनीताल, फर्स्ट रहा कौन सा, नैनीताल, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड रहा अपने आप में देहरादून, थर्ड रहा चंपावत, और चौथा रहा उत्तरकाशी। ठीक है, ये 4 याद रखना, आगे पीछे जैसे भी पूछेगा। वर्ष 2021-22 के आधार पर जनपदवार सतत विकास लक्ष्य में राज्यों के अंदर मतलब जिलों की रैंकिंग जो है इस टाइप से रहेगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक पॉइंट ये आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट की कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं बच्चों। इसी के साथ हम विंसर ईयर बुक ये वाला फिर हमें क्या करना है, एंड करना है, फिर ज्यादा नहीं पढ़ना है इस चीज को। मेन कुछ एक्ट पूछता है, आपने हमेशा ध्यान रखे होंगे, ये नीति कब लागू की थी। पहला लिखो आप लोग सीधे, उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति किस वर्ष आई थी। उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति, पूरा लिखना। उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, MSMEs जो पॉलिसी आई थी, ठीक है, यूके। उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, MSMEs, ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियम स्मॉल एंड जो भी इंटरप्राइजेस हैं, ई बोलते हैं। ठीक है, नीति जो थी ये थी बच्चों 2015 की। अंदर का नहीं पढ़ना हमने, खाली पॉलिसी पढ़ना है। MSME अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति कर दो, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति कर दो। उद्योग नीति किस वर्ष आई थी, 2015 आई थी। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा युवा नीति पता है आपको 2011 की है। ठीक है, तो पूरा लिखना, मैं लिखाता नहीं हूं, युवा नीति लिखो। उत्तराखंड में युवा नीति लिखो, 2011 में लिखना है। ठीक है, महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण लिखो, 2008 में। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण लिखो, 2008 में। राज्य फिल्मी नीति लिखो 2015 में, जो आता है सब छोड़ देना है। ठीक है, राज्य फिल्मी नीति लिखो 2015 में। ठीक है, अंतः शिक्षुता यानी इंटर्नशिप नीति, जो इंटर्नशिप नीति होती है ना विद्यार्थियों के लिए, इसको बोलते हैं अंतः, हिंदी में। ठीक है, शिक्षुता नीति यानी इंटर्नशिप नीति लिख दो, इंटर्नशिप लिख दो इसको ब्रैकेट में। ये आई थी बच्चों 2019 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सीधे लिखो उत्तराखंड राज्य जल नीति, उत्तराखंड राज्य जल नीति, राज्य
जल नीति, वाटर पॉलिसी, ये भी है कब की, 2019 की है राज्य जल नीति, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऊर्जा नीति तो आपको पता है 2008 की है और उसमें उसको संशोधन भी किया था। ऊर्जा नीति देखो 2008 फिर संशोधन हो गया था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आता है उत्तराखंड गोवंश संरक्षण कानून, यानी जो गौ है उसको हत्या या उनको संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था, 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण कानून लिखो, उत्तराखंड गोवंश संरक्षण कानून, ये किस वर्ष अस्तित्व में आया, 2017, अक्टूबर 2017 लिख देना, ठीक है, अक्टूबर 2017 में आया। उत्तराखंड निर्यात नीति लिखो, उत्तराखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2021 में, उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 में अस्तित्व में आई, ध्यान रखना, एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 में, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 पूरा लिखना, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 में। अगला लिखो, उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो मैंने बता दी कब लागू हुई, उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2018 में, उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति, उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2018 में क्या आई थी, अस्तित्व में आई थी, ठीक है। अगला लिखो, जैव प्रौद्योगिकी नीति, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, जैव प्रौद्योगिकी नीति, ये 2018 से 2023 के लिए बनी है, ठीक है, 2018 टू 23 के लिए बनी है जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 में। उत्तराखंड आयुष नीति, जो आयुष वो होती है ना चिकित्सा जड़ी बूटी वाली, उत्तराखंड आयुष नीति, ये है बच्चों अपने आप में 2019 की, ठीक है, 2018 की, सॉरी 2018 कर देना, आयुष नीति का कर देना 2018 कर देना, ठीक है। इसके अलावा एक दो और बचे हैं, इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक लिखो, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2018, उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, ये भी कब की है, 2018 की, इसको भी ध्यान रखना। एक लिखो, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2018, उत्तराखंड टूरिज्म पॉलिसी, उत्तराखंड पर्यटन नीति भी कब की है, 2018 की है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। एक लिखो, उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति 2018, उत्तराखंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, उत्तराखंड आईटी पॉलिसी, आईटी पॉलिसी लिख देना 2018 की। क्या हुआ इसका मतलब, उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति, उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति, ठीक है, पूरा लिखना है, उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति 2018 की है, ठीक। इसके अलावा लिखो, राइट ऑफ वे नीति 2018 में, ये भी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित, ठीक है, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे नीति 2018 से ही ये भी क्या है, संबंधित है, ठीक है। एक लिखना है आपको, एमएसएमई तो मैंने करा दिया, मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति 2014 में, ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी कर लो 2014 की, इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखो मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 की आपने इसमें लिखना है, ठीक है। इतना ही आपको ये पॉलिसीज इंपोर्टेंट देखनी है, इससे आपका काम बन जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है वैसे पूछता है एक नई पॉलिसी से, तो इसी के साथ हम लोग विंसर ईयर बुक का भी समापन करते हैं इस बार। इससे आपका काम बन जाएगा, बिंदास्त होकर 5 दिन जो ऑब्जेक्टिव करने वो करो, प्रैक्टिस सेटों से दूर रहो, माइंड को शांत रखो, खाओ पियो, एंजॉय करो और एग्जाम से पेपर दे के आओ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।